स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब एक अच्छी इंटरेस्टिंग खबर आपको दे रहा हूं। मुकेश अंबानी पहुंचे 10 जनपद। सोनिया गांधी को अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी का न्योता उन्होंने दिया है। मुकेश और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई 2024 को मुंबई में एक बड़े भव्य समारोह में, आप समझ ही सकते हैं, राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। और ये ग्रैंड वेडिंग मुकेश अंबानी के मुंबई के वर्ल्ड जियो सेंटर में होने जा रही है। और उसी को न्योता देने के लिए वो सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी मतलब सोनिया गांधी सत्ता में रही हैं, और जो सत्ता में होता है उनका रिश्ता होता ही है, संबंध होता ही है। और ये देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़े उद्योगपति हैं। वैसे लड़ाई तो नंबर एक की चल रही है ना इस वक्त। नंबर एक कौन है? कांग्रेस का, गांधी परिवार का, इंदिरा गांधी का धीरूभाई अंबानी से बहुत अच्छा रिश्ता था। फिर राजीव गांधी का बहुत अच्छा रिश्ता था। मुरली देवड़ा और मिलिंद देवड़ा, हालांकि मिलिंद देवड़ा आ गए हैं इधर। आप मुंबई जाएंगे तो मरीन ड्राइव पर वो जो नरीमन पॉइंट है उस पर घूमेंगे तो मुरली देवड़ा चौक आपको दिखेगा। तो ये कनेक्शंस हैं, वो दिखते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर हैं, सबसे बड़े उद्योगपति हैं। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी का, और अभी तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो गए। अगर उसको छोड़ भी दें तो ढेर सारे जो बड़े लोग हैं उनको निमंत्रण देने जा रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि कम से कम इन चीजों को लेकर अगर कहें तो वैसी राजनीति तो नहीं देखनी चाहिए। नहीं। बाकी ये कि पारिवारिक संबंध है, आप निजी रिश्ते कह सकते हैं, या बड़े लोगों का बड़े लोगों के यहाँ जाना होगा। मैं यही बोलने वाला था। किसके यहाँ जाएंगे? बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से संबंध होते हैं। बड़े लोगों के यहाँ जाएंगे ना, और किसके यहाँ जाएंगे? छोटे लोगों के यहाँ तो जाएंगे नहीं। तो ये सामान्य सी घटना है जो है। विजय जी की कार्ड पता नहीं आएगा कि नहीं। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। नहीं, क्योंकि इतने समय तक ये देश के बड़े रिपोर्टर्स में से रहे हैं, एडिटर्स में से रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई जानता हो। बहुत आपने बहुत सम्मान मेरा बढ़ाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, मुकेश अंबानी का सोनिया जी के यहाँ जाना या प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी वो इनवाइट देने जाएं, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। कि एक सामाजिक वो व्यवस्था है, और प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता, और सोनिया गांधी परिवार हम कई बार भूल जाते हैं लोग, ये इनके परिवार भी होते हैं, इनके परिवार भी होते हैं, और एक रिश्ते भी होते हैं। हाँ, वैसे ही जैसे हमारे परिवार में शादी ब्याह होता है, सब इनके अच्छा लगेगा ना। रिश्ते होते हैं, और हर आदमी चाहता है कि अपने यहाँ पर शादी में बड़े लोग आए। बिल्कुल। तो वो बड़े लोग वहां पर आते हैं। और जैसे हर्षवर्धन जी ने जिक्र कर दिया कि गांधी परिवार का और अंबानी परिवार का रिश्ता तो बहुत 50 साल से, धीरू भाई के समय से। मुरली देवड़ा जी जो मिलिंद देवड़ा के फादर हैं, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी है, वो तो काम ही ये करते थे कि इस तरह के जो बड़े परिवार होते थे, इंडस्ट्रियल हाउसेज, उनका कांग्रेस के साथ रिश्ता। प्रणब मुखर्जी साहब का जिक्र, अब प्रणब मुखर्जी साहब भी नहीं है, तो प्रणब मुखर्जी को अंबानी के लिए धीरूभाई अंबानी बनाने में प्रणब मुखर्जी का बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसा बहुत लंबे समय तक ये चर्चा होती रही है। इसको आप आरोप की तरह से देखें, सम्मान की तरह से देखें, लेकिन ये बहुत खुलेआम चर्चा रही है, राजनीतिक परिवारों में भी, राजनीतिक व्यवस्था में भी। तो ये सब चलता रहता है। अब लेकिन हम क्या करते हैं कि आज मुकेश अंबानी गए हैं, कल गौतम अडानी जाएंगे, तो दोनों चीज़ों को अलग समझना चाहिए। और आप समझ लीजिए, मान लीजिए वो यहाँ नहीं जाते, तो क्या उनके काम रुक जाएंगे? वो दूसरी व्यवस्था है। लेकिन इसको एक सामाजिक व्यवहार की तरह से देखा जाना चाहिए कि क्या किया जा रहा है, मिलने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। वहाँ तो पूरी सेलिब्रिटी, हिंदुस्तान का जितना टॉप है वो सब उनकी शादी में, अभी तो प्री वेडिंग्स में ही चल रहे हैं। देखिए, जब मुकेश अंबानी ने एंटेलिया बनाया था मुंबई में, जो घर बनाया, जो बहुत महंगा घर कहा गया है, उसका जब उद्घाटन किया था और जब कुछ लोगों को बुलाया था डिनर पर, तो सोनिया गांधी को भी बुलाया था उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय सोनिया गांधी नहीं गई थी। लेकिन बाद में जब सोनिया गांधी मुंबई में गई थी, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान के साथ सोनिया गांधी एंटेलिया गई थी मुकेश अंबानी से मिलने, बधाई दी थी, उनका डिनर किया था। तो गांधी परिवार का संबंध रहा है। और एक व्यवसायी, एक उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, तो बड़े उद्योगपति सभी नेताओं के साथ मोदी जी की भी याद आ रही है, गए थे, बिल्कुल गए थे, पुरानी बात गुजरात में गए थे। और एक व्यवसायी तो सभी राजनेताओं से संबंध रखेगा, और वैसे भी अडानी, एक राजनेता भी सबसे संबंध रखेगा, और एक उद्योगपति भी सब राजनेताओं से संबंध रखते हैं। अरे जरा अब देखिए, हमारे व्यूअर्स कह रहे होंगे ये सारी बातें तो जो हम भी देख रहे हैं कि टीवी पर न्योता दे दिया, थोड़ी और कोई कहानी नहीं बता रहे आप लोग इस बार। देखिए, जैसे मैंने अभी वो जो हम बाबा वाली बात कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा था क्या पार्टियों के बाबा होते हैं अपने अपने, तो पार्टियों के अपने अपने सेठ भी होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये कोई मतलब इसमें कोई बहुत आश्चर्य की भी बात नहीं करनी चाहिए। एक नेता और एक कारोबारी घराना साथ साथ बड़े होते ही हैं, ये कोई मतलब कोई छिपी हुई बात नहीं है। अंबानीज के बड़े होने में कांग्रेस की सरकारों का बड़ा योगदान रहा है।
और कमाल की बात यह है कि अडानी की शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई, लेकिन उनके बड़े होने में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अब इसको दूसरी तरह से भी देखिए, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन हो, आज देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन हो, आज देश में सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन हो, कौन है भाई कंपनी आपके पास? क्या करें? यही लोग हैं। उसको विदेशी को बुलाएं, उसको लाके आपके सर पे बिठा दें, या अपने उद्योगपति को इतना मजबूत? हाँ, ये सवाल होना चाहिए। जब 2014 की कैंपेन थी तो नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, किस जगह पर कही थी वो जगह मैं भूल गया, बड़ी रैली थी उनकी। उन्होंने कहा मैं उद्योगपति से सामने मिलता हूं, चुप कर रही पीछे नहीं मिलता हूं। और सरकार और उद्योगपति का संबंध नहीं होगा तो किसका संबंध होगा? और मैं ये कहूंगा आज की राजनीति उस तरफ चली गई है, नहीं जाना चाहिए। मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिले, या नीता अंबानी राहुल प्रियंका के साथ बैठे हो, इसमें कौन सी बुराई है? या गौतम अडानी बैठे हो तो कौन सी बुराई? बुराई तब है अगर उसकी वजह से कोई गलत काम हो रहा हो। आप अंबानी अडानी को लेकर, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को लेकर, उद्योगपतियों को लेकर गलत तरह का नैरेटिव करते हो, वो गलत है। बाकी पर्सनल रिलेशन में इस तरह के न्योते, ये तो बहुत सामान्य चीज है और होना ही चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जो भैया देखिए, नहीं अब राहुल गांधी के जो आरोप रहे हैं मुख्यतः अडानी पर रहे हैं, लेकिन रैलियों में अभी उन्होंने अंबानी साहब का भी नाम लिया कई बार, और अब उन्हीं अंबानी करते रहे हैं, उन्हीं को न्योता देने भी गए। अडानी अब वो अंबानी सब करते अब वो रहे। मतलब वो सब कुछ politics वो है सब एक ऐसे ही था, हिसाब। हवा हवा ही था। नहीं, बचना चाहिए उससे। लेकिन राहुल हर्षवर्धन जी जी की एक लेकिन बात आप को थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी, आपने सवाल पूछा कि हर एक सेठों की पार्टियां होती है और पार्टियों के सेठ होते हैं। उसमें मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज जो है ना, एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखते। यदि आपने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी खबर देखी हो तो उसमें समझ में आया होगा कि हर कंपनी, हर इंडस्ट्रीज हर एक पार्टी को पैसा दे रहा है। तो वो ये गलतियां नहीं करते कि एक ही बास्केट में सारे अंडे रख दें और वो कहीं टूट जाए बास्केट। मतलब लेकिन एक- मोटे तौर पर एक संबंध कहते भाई हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट एक को तो अपना personal काम relation- चाहिए ना, हाँ, उसको तो काम चाहिए। कहते हैं ना कि एक समय में और कोई इसलिए एक सरकार के साथ जब कोई राहुल उसके लिए जी फेवरेबल राहुल होता जी ही। अडानी जी पर हमला कर रहे होते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार उनके साथ काम कर रही है। रेवंत रेड्डी की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार तो रेवंत अभी आई, रेड्डी मतलब उस समय हाँ, जब वो कुछ कह रहे थे आप। जाएगी। इतना बड़ा जो उद्योगपति होता है उनके लिए सभी सरकारें उनकी होती है। वो किसी एक पार्टी के, ठीक है, किसी एक पार्टी के ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, लेकिन सभी पार्टी को साथ लेकर चलते हैं। उन्हें पता रहता है कि केंद्र में एक सरकार होगी तो राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकारें होती है, और वैसा उन्हें सभी पार्टियों के साथ करना, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, तो सबको साथ लेकर चलते हैं। और देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे सीधा सीधा व्यवसाय पर राहुल गांधी को भी बचना चाहिए। आप लगातार नहीं, हर ऐसे तो बात मोदी में- जी ने भी कहा था, वो टेम्पो भर के नोट पहुंच गए, क्या नाम लिया था ना इनका, तो वही कह अंबानी का रहा नाम हूं। लिया तो था। ये सब अंबानी, अडानी पॉलिटिकल का। हमला जब करना होता है तो वो करते हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी बिजनेस रिपोर्टर रहे ना, तो उन्होंने बहुत एक अच्छी इमेज के साथ जोड़ दिया सारे इंडस्ट्रीज को, वेल्थ क्रिएटर। तो अब वेल्थ क्रिएटर के बाद तो फिर कोई बहस बसती नहीं है। मुकेश भाई सोच रहे होंगे कि बताओ बेटे की शादी के न्योते में भी ये लोग पत्रकार लोग सब जो है वो नहीं, हमने ये कहा सब कि चर्चा शादी कर की- डाल शादी रहे हैं। में अब तो- मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फर्क भी पड़ता होगा कि जो बयानबाजी नहीं, कोई फर्क नहीं। नेता लोग जो कोई बोलते हैं फर्क इनके नहीं बारे में। पड़ता है इससे- इसको। और इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते। कभी रिएक्शन देखा क्या हाँ, मुकेश ये बड़ी अंबानी तो- इंटरेस्टिंग और ये बात सही है। गौतम अडानी आप ने भी कोई सोचिए, रिएक्ट नहीं किया। कैंपेन चला भाई राहुल गांधी ने, अडानी 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 कोई अडानी, नहीं फिर बाद में अंबानी भी जोड़ दिया, कभी एक रिएक्शन कुछ नहीं। अच्छा, ये लोग को ऐसा तो है नहीं कि आकर के टीवी कैमरे पर कुछ बोलेंगे कोई, लेकिन प्रेस रिलीज कुछ हो, ऐसा कभी कोई सफाई की कोई बात ही नहीं, कोई सफाई नहीं। कोई सफाई नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ना कि इसकी जरूरत नहीं इसका है। दूसरा पहलू भी है, जब प्योर पॉलिटिकल ही मारामारी है तो उसमें सफाई क्या देना। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि उसकी क्योंकि जरूरत ये भी नहीं तो है ना, आप पॉलिटिकल नैरेटिव को आप कोई उससे लड़ेंगे वो तो नहीं होगा। हाँ, जब आया अडानी का तो उन्होंने हिंडनबर्ग के खिलाफ वो कंप्लेंट वो भी अलग की, बात थी, हाँ। सेबी में भी गए, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में वो क्यों फंसेंगे? तो मोदी जी के पास भी जाना चाहिए फिर इनको। नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर, सब जगह जाएंगे। मुझे लग रहा है सिर्फ अच्छा। मोदी नहीं, मुख्यमंत्रियों को भी वो बुलाएंगे। अभी एकनाथ शिंदे से मिले ना, बिल्कुल, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तो बुलाएंगे। उद्धव और मैं तो ठाकरे ये से कह रहा बुला हूं भाई, हैं, उद्धव अगर ठाकरे दोनों से लोग जा व्यक्तिगत रहे हों। संबंध बहुत अच्छे। उद्धव ठाकरे को भी इनवाइट किया है, क्योंकि उद्धव उद्धव ठाकरे ठाकरे सत्ता तो में अभी नहीं है। इटली वो जो कहीं और प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही थी वहां भी वो बिल्कुल, गए थे अपने विदेश में। परिवार के साथ गए हुए स्विट्जरलैंड थे। में। लेकिन आदित्य ठाकरे एकनाथ की शिंदे और साहब की जो अनंत फोटो अंबानी आई की तो है बहुत अच्छी अनंत दोस्ती है। अंबानी के साथ, मतलब वो थोड़ा सा परेशान करती नहीं, भले मुझे तो। राजनीतिक कुछ हो, अनंत अंबानी और आदित्य ठाकरे की तो बहुत अच्छी दोस्ती है मैं दोनों बता की। देता हूँ ना विवाद क्या, जरा एक बार जरा हमारा दूसरा फ्रेम लीजिएगा, विजय जी के साथ मेरी तस्वीर लीजिएगा तो तभी मैं समझा पाऊंगा ना। अनंत अंबानी, ये मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, सब लोग परिवार जो है ऐसे गए थे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उनके घर पर उनको शादी का कार्ड देने के लिए। वो जरा वाइट फ्रेम लीजिए जरा एक मिनट। तो वहां उस पर विवाद जिस पर हुआ, जिस तस्वीर पर, वो ये है कि अनंत अंबानी ने ऐसे पीछे से आकर के ऐसे कंधे पर हाथ रख दिया एकनाथ शिंदे के, तो उस पर कुछ लोगों को लगा कि भाई ये चीफ मिनिस्टर है, हालांकि चीफ मिनिस्टर के कंधे पे ऐसे कोई हाथ नहीं रख सकता। इसमें एक दूसरा पहलू है
उनके अगर रोज के मिलने का तरीका वही है और उस पूरे वीडियो को देखिए तो अनंत अंबानी शायद किसी तरफ खड़े थे, फिर वो एकनाथ शिंदे की तरफ आते हैं और उसमें यूं करके जाते हैं। तो अब दोनों ही आप कह सकते हैं कि अगर जिसके निजी रिश्ते ऐसे हों तो फिर कहा। लेकिन आगे मैं कह रहा हूं, हो सकता है उन्हें कि भाई पारिवारिक देखिए, रिश्ते हों भाई। मैं होंगे ही चीफ मिनिस्टर। मैं ये कह रहा हूं, देखिए थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है, भाई मोदी जी अगर जा रहे हो तो सोनिया जी राहुल जी को उसी चार्टर में लिए जाए, बेवजह खर्चा ना। तेल बचेगा। मैं कह रहा हूं एक ही साथ जा रहे हैं तो चले अच्छा, जाएं। आप ये मिडिल क्लास थॉट से आगे नहीं निकलेंगे, चाहे अंबानी जी सर, की आपने शादी हो फिर तब भी। दूसरी बार आपने मेरे मिडिल क्लास थॉट पर आप आपने हमला शादी किया। अंबानी जी के ये घर पर अच्छा, हो रही चले है। सब, चले सब, आप चले। शादी अंबानी जी के घर अब हो जरा रही है, अगली तेल खबर बचाने में पर लगे एक और आज की खबर है। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो जेल से बाहर आ गए हैं, उनको बेल मिल गई है। और उस वक्त उन्होंने, क्योंकि जब उनको ईडी ने अरेस्ट किया था ना, ईडी लेकर के जा रही थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन को लीडर मान लिया। उस पर बड़ा विवाद हुआ था, ये कहा जा रहा था कि ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन इनकी भाभी हैं पॉलिटिक्स में, वो बीजेपी में आ गई हैं, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, ऐसा कहते हैं। इनके भाई भी शायद खुश नहीं थे कि उनकी भाभी को मुख्यमंत्री बनाया जाए भैया की जगह। तो चंपई सोरेन एक इनकी पार्टी के पुराने विश्वस्त नेता हैं, इनके विश्वास पात्र हैं, तो उनको इन्होंने कह सकते हैं आप केयर टेकर सीएम के तौर पर बना दिया था। और सब जानते थे कि ये केयर टेकर सीएम ही है। जिस दिन हेमंत सोरेन बाहर आएंगे उस दिन चंपई सोरेन शायद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन 3 महीने भी, आप ही हर्षवर्धन जी कहते 3 महीने इंतजार कर लेते, 3 महीने में तो चुनाव हो जाएगा वहां पर, तो 3 महीने चंपई सोरेन बने रह जाते। खैर, ये जो सरकार बनी थी, इसके नेता, फैक्ट है कि हेमंत सोरेन थे, वो बाहर आए तो वो मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई एक आदिवासी को हटा करके दूसरे एक आदिवासी को हटा दिया मुख्यमंत्री के पद से, भाई दूसरा भी तो हेमंत आदिवासी है। सोरेन साहब भी आदिवासी हैं। हालांकि स्टेटस में बड़ा फर्क है दोनों के। हाँ, स्टेटस में फर्क है क्योंकि वो उनकी पार्टी के लीडर भी हैं और चुनाव में जाना है तो वो पार्टी के लीडर के तौर पर जाएंगे। मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता कि उनको सही करना था, क्या करना चाहिए था, क्योंकि हम चाहिए चुनाव में इस सारे सारे प्रकरण का बीजेपी को कोई फायदा या कोई नुकसान? मुझे कोई फायदा नुकसान नहीं लगता। बीजेपी की जो तैयारी होगी वो उस पर होगी, लेकिन इस प्रकरण से कोई फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। तो वो आदिवासी भी है। दूसरा देखिए सर, आप तो पढ़े लिखे लोगों में से हैं। भरत को है ना राज सौंपना ही पड़ता है जब भी राम लौटे, 14 साल बाद लौटे या 3 महीने बाद लौटे, तो वो चरण पादुका उन्होंने वापस सौंप दी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और आपको याद हो कि जिस दिन ये घटना हो रही थी, जब चंपई सोरेन को बनाया गया, उससे एक रात पहले जब मीटिंग हो रही थी, तो उसमें कल्पना जी बैठी हुई थी, जो हेमंत जी की वाइफ है, पत्नी है, वो बैठी हुई थी। और उस समय ये कोशिश हो रही थी कि कल्पना जी वो संभाल लें जिम्मेदारी, लेकिन पार्टी के अंदर इस तरह का दबाव बना, जो उनकी भाभी थी और जो भाई थे छोटे, उनका भी और पार्टी के अंदर दबाव बना। उस वजह से कल्पना जी की बजाय चंपई सोरेन को नहीं, मतलब बहुत आराम से सत्ता हस्तांतरण हुआ नहीं है सर। अच्छा। शिबू सोरेन को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। शिबू सोरेन ने चंपई सोरेन से बात की इस्तीफा देने के लिए, चंपई जी तैयार नहीं थे। अच्छा, अभी चंपई सोरेन तैयार नहीं थे इस्तीफा देने के लिए। हाँ। शिबू सोरेन के कहने पर चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है। और कोल्हान जिस एरिया से चंपई सोरेन आते हैं, वहां से 13 विधानसभा सीटें आती है, और पिछली बार 13 की 13 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन के कारण जीती थी। वहां का उनको टाइगर कहा जाता है। यह कहा जा रहा है कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वहां पर रात का खाना नहीं बनाए कोल्हान के एरिया में। इतना आदिवासियों ने वहां विरोध किया है कोल्हान के एरिया में। तो अच्छा। अगर वहां पर नाराजगी बढ़ती है तो ये 13 की 13 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को जितना वैसे बहुत मुश्किल हेमंत होगा। सोरेन की आज शपथ हो जाएगी, 5 बजे का वक्त है, 5 बजे हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आप साहब ठीक कह रहे हैं, यही हुआ था ना जीतन राम मांझी के साथ। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बना दिया था बिहार में मुख्यमंत्री। जब वापस आया तो वो नहीं उतरना चाह रहे थे कुर्सी से। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, तो वो नहीं जिसने अगर एक बार वो पावर चख ली, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसी ताकत होती होगी वो, जो उस कुर्सी पे एक बार बैठ गया, आनंद ले लिया, उसके बाद उतर कोई कहे उतरो भाई हमारी, तो कैसे होगा ये? नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। ये राम भरत जैसा मसला नहीं। पहली बात तो ये मैं केवल वो सत्ता हस्तांतरण के रेफरेंस में राम और भरत का, क्योंकि वहां तो सत्ता हस्तांतरण था ही नहीं। वो तो त्याग था, वो तो एक भाई का प्रेम था, वो बड़े भाई छोटे भाई के बीच में ऐसे रिश्ते थे। भरत कभी कुर्सी पर बैठे ही नहीं, वो तो राम के चरण पादुका वहां रखी थी, नगर के बाहर रहते थे, आश्रम बनाकर रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके बड़े भाई भी वैसे। यहाँ मसला नहीं था। यहाँ जब वो हेमंत जी जेल में गए तो चंपाई जी ने पहली बार सत्ता सुख लिया। शिबू सोरेन के आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया, सत्ता सुख लिया। ठीक। इस शब्द शिबू सोरेन में जाएगा कि क्यों नाराज वो हो रहे हैं छोड़ने में। शिबू सोरेन के अति विश्वस्त हैं। समीर जी ने बाकी बातें बताई कि आदिवासी नेता के तौर पर उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। और देखिए एक चीज समझिए, जब हम कहते हैं कि एक आदिवासी नेता को हटा दिया गया तो ठीक है, वो भी आदिवासी हैं, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी जब कहेगी तो जो आदिवासियों की पार्टी के बीच में भी जो आदिवासी नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है, उनको वो लगेगी।
और इधर भी ये बात कहने वाले अर्जुन मुंडा होंगे, उरांव होंगे, बाबूलाल मरांडी होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इधर कहने वाले कोई गैर आदिवासी होंगे। मेरा ये मानना है कि ये हेमंत सोरेन ने एक तरह से कहें कि कुछ ज्यादा हड़बड़ी में थे। वो चंपाई सोरेन कहीं जाने वाले नहीं थे। 3 महीने में चुनाव है, बड़े नेता है, वो जेल से छूट कर आए थे, बढ़िया प्रचार करते, वैसे ही चंपाई उनके पीछे पीछे चलते, बहुत जिसको कहें कि बहुत लॉयलिस्ट हैं, वो विश्वस्त उनके हैं। अच्छा होता कि ये आदिवासियों के बीच में संदेश नहीं जाता कि इस परिवार के अलावा आदिवासी हित नहीं होते। फिर तो ये उनके लिए, ये जेएमएम के लिए अच्छा होता है। जेएमएम के लिए अच्छा नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूं कि एक बड़े नेता की छवि बनी। कोल्हान में कल खाना नहीं बना है। कोल्हान क्षेत्र में जहां से चंपई सोरेन आते हैं 13 विधानसभा सीटें आती है, 13 की 13 झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। कल वहां खाना नहीं बनाया आदिवासियों ने कि हमारे टाइगर को मुख्यमंत्री से हटा दिया है, वो बेहतर काम कर रहे थे आदिवासियों के लिए। तो मुझे लग रहा है इसका असर होगा अगर शिबू सोरेन। ये टाइगर को एकनाथ शिंदे तो नहीं बन जाएंगे? नहीं, एकनाथ शिंदे नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि यदि जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि हम चुनाव तक उनको बनाए रखते, चंपई सोरेन को बनाए रखते और चुनाव जीत जाती जेएमएम मान लीजिए, तो फिर आप कहते कि अब इनको क्यों हटा रहे हो? इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जीता आपने, फिर हेमंत सोरेन के पास सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो चंपई सोरेन के लिए तो दावेदारी और मजबूत हो जाती है अगर सरकार बनती। शिवराज जी तो देखिए, इस देश में बड़े केस स्टडी के तौर पर देखे जाएंगे। मैं आज भी मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के बहुत बड़े नेता हैं, और जिस समझदारी के साथ उन्होंने भी रजिस्ट किया, जितनी कोशिश थी वो किया, लेकिन जब लगा कि नहीं अब आगे बढ़ना चाहिए, वो आगे बढ़े और आज वो देश के कृषि मंत्री के तौर पर हैं। आज आप देखिए जो नई जो कमिटीज बनी है उनकी जो जगह है, मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनी जगह से आगे बढ़ना होता है। एक ही जगह खड़े खड़े तो फिर मुश्किल। ये देखिए ना, ये भी पारिवारिक पार्टी वाला मामला है ना, सारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है एक परिवार के पास, तो ठीक है, नीचे से कोई थोड़ा बहुत आवाज भी करता है तो उसका कोई वो क्या होता है, मतलब कारखाने में तूती की आवाज जैसी बात होती है। का केस देख लीजिए ना, कोई फर्क पड़ गया नीतीश कुमार जी पर। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते से एक अंतिम खबर मैं आपको और बता दूं, कोई और खबर आएगी तो वो भी ले लेंगे, वैसे हमारी लिस्ट में आखिरी है। तो अजीत पवार और नवाब मलिक, जरा सा पहले एक क्वेश्चन आप समझिए क्या है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, साथ में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं एनसीपी के, और एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं। अब जब ये नया अलायंस बना था, अजीत पवार इधर आ गए थे, तो बहुत सारे लोगों को अपने साथ एनसीपी के लेकर के आए थे। वो झगड़ा बड़ा लंबा चढ़ा था, आपको याद होगा शरद पवार के साथ उनका। अब लेकिन ये कह सकते हैं आप कि बाय एंड लार्ज पार्टी लगभग उन्हीं के हाथ में आ गई है। अब उसमें एक नेता है नवाब मलिक। नवाब मलिक पहले शरद पवार के लॉयलिस्ट थे, शुरुआत से ये शरद पवार को ही मानते हैं अपना नेता। लेकिन जब पार्टी टूट गई और शरद पवार लगा सबको कि कमजोर पड़ गए, ये लोकसभा इलेक्शन से पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो नवाब मलिक को भी लगा कि भाई अब सब कुछ तो अजीत तो है, विपक्ष एक साइड बैठता है, तो ये विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष के साथ आकर के बैठ गए, एनसीपी के एमएलएस के साथ, अजीत पवार के एमएलएस के साथ आकर के बैठ गए थे। यह देखकर देवेंद्र फडणवीस को बड़ा बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने इन्हीं नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम का साथी तक बता दिया था। ये जेल गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, एक महिला का घर कब्जा करने के मामले में। अभी तक बेल पर बाहर है, हेल्थ ग्राउंड पर बाहर है, वैसी सामान्य बेल नहीं मिली हुई है इनको। तो देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा अजीत पवार को चिट्ठी लिखी कि ये इस सरकार की इमेज के लिए ठीक नहीं है। वैसे आपकी पार्टी आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन ये इस कोalition के साथ, गठबंधन के साथ ये व्यक्ति ना जुड़े तो बेहतर है। वो मामला उस वक्त दब गया। नवाब मलिक ने भी, आप मिलते होंगे लेकिन पब्लिकली कोई ऐसी उनकी तस्वीर उसके बाद नहीं आई। अब ये तस्वीर कल आई है। ये घर है अजीत पवार का, उनका सरकारी घर है उप मुख्यमंत्री के नाते, देवगिरी, और यहाँ देवगिरी, और यहां बैठे हुए हैं नवाब मलिक। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गई ना। विधानसभा में तो चलिए सारे विधायक होते हैं, उस वक्त ये भी कंफ्यूजन थी कि कौन असली एनसीपी कौन दूसरी एनसीपी, तो आप बैठ गए चलिए कहीं जाकर के। अब ये तो आप उप मुख्यमंत्री के घर में मीटिंग ले रहे हैं, वहां आप बैठे हुए हैं। अब क्या करेगी बीजेपी? सवाल ये। देवेंद्र फडणवीस एक बार आवाज उठा चुके हैं, दूसरी बार आवाज उठाएंगे क्या, और उसका कोई मतलब होगा, फायदा होगा क्या? देखिए, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार नवाब मलिक के खिलाफ आवाज उठाती रही और ये पूछते रही है कि एक कबाड़ी बेचने वाला आदमी जो कबाड़ी बेचता था साइकिल के ऊपर, आज इतने 1000 करोड़ का मालिक कैसे बना। उसके दाऊद से संबंध रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर नवाब मलिक पे आरोप लगाते थे कि एक दाऊद के आदमी को मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है शरद पवार ने, शरद पवार के दाऊद के साथ कनेक्शन है। अब वो नवाब मलिक जब राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजीत पवार के पास आ चुकी है और अजीत पवार के साथ जुड़ जाते हैं, अजीत पवार की बैठक में शामिल हो रहे हैं। और अजीत पवार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर वित्त मंत्री भी है,
उप मुख्यमंत्री भी है, तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आने वाले समय में उन्हें चुनाव में जाना है, और जिसके खिलाफ वो लगातार विधानसभा में और सड़क पर आवाज विरोध करते रहे, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कैसे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात से नाराज है, लेकिन अजित पवार जानते हैं कि एक नवाब मलिक का एक बड़ा वोट बैंक है वहां एक पर। रिएक्शन है, अच्छा इनका मतलब इनका कुछ बिल्कुल, जनाधार भी है बिल्कुल। एक विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं, हुआ। एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, मुस्लिम जो है मुंबई के अंदर के मुस्लिम, उसमें इनका अच्छा खासा दखल है। सुधीर मुस्लिम वोट बैंक मुनगंटीवार का एक रिएक्शन है, बीजेपी के नेता, उनका एक रिएक्शन आया, जरा इस मामले पर सुनिए। बताया गया, उसका उत्तर दिया गया जब देवेंद्र जी ने इस विषय को लेकर एक पत्र जारी किया। अजित दादा को पत्र लिखा था कि महायुति में आप जिन पे गंभीर आरोप है, ऐसे लोगों को महायुति में मत जोड़ो। अब उस विषय को लेकर अभी वो अजित दादा के बैठक में थे क्या, उनको निमंत्रण दिया गया था, या वो खुद होकर चले गए, ये तो जानकारी मुझे नहीं है। कोई निवेदन लेके वहां गया, रिप्रेजेंटेशन लेके गया होगा, तो पता कैसे चलेगा। क्या आप लोग को मंजूर होगा या फिर आप लोग का पुराना स्टैंड कायम रहेगा कि जिस पर इतने गंभीर मामले में उसे पार्टी में न लिया जाए? स्टैंड राइटिंग में दिया है, तो ये बात ही नहीं आती भैया, राइटिंग में पत्र दिया गया है। अच्छा, ये सुधीर जी जो बच और बड़ी मजेदार की बात है इनकी, बच के निकलना चाह रहे हैं। किरीट सोमैया और सुधीर मुनगंटीवार तो वो नेता है कि जब ये विधानसभा में जब आते थे नवाब मलिक, तो ये गंगा जल लेकर चले गए थे, कैसे भ्रष्ट आदमी के आ गए हैं तो गंगा जल को धोना पड़ेगा। तो ये अब इनको जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, वो बच रहे हैं, वो घुमा रहे हैं बात को कि अरे भाई कोई अपनी अर्जी लेकर के गए होंगे, कोई काम होगा, मुख्यमंत्री कैसे से गए जवाब होंगे। देंगे अब वो? लेकिन एक बात समझिए, मुझे लगता है कि आप नवाब मलिक को अजीत पवार साहब से भी बड़ा नेता मानते हैं। तो बीजेपी वाले जो इस बात का जवाब दें। नहीं तो अजीत पवार पे क्या क्या बोला है देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी ने, वो उनके साथ वित्त मंत्री हैं, और अब आप नवाब मलिक पर चर्चा कर रहे बीजेपी हैं। कोई ऑब्जेक्शन है ना इस पे? नहीं तो अजीत पवार पे नहीं था ऑब्जेक्शन। नहीं था तभी तो कैसे अब सरकार में क्या ऑब्जेक्शन होगा? फडणवीस ने क्या क्या बोला है, अजीत बिल्कुल बोला पवार था, साहब के इरिगेशन लिए। स्कैम के लिए बोला था। हाँ, तो फिर तो वो उनके साथ बैठ गए ना। और अभी सुधीर जी को आपने देख लिया कि वो किस तरह से बचकर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि क्या रुख रहेगा भारतीय। देखिए पॉलिटिक्स में जो सबसे जरूरी क्या है, इनसे ही क्यों प्रॉब्लम है, नवाब मलिक से ही क्यों प्रॉब्लम है? आपने ठीक कहा कि अजीत पवार के ऊपर भी बहुत कुछ बोला था, उनके साथ तो सरकार में आ गई, ये व्यक्ति क्यों मंजूर नहीं है? नहीं मंजूर अब तो सर सुधीर दो ने कह कारण दिया है। ना कि नवाब भाई मलिक के ऊपर यह आरोप है कि बंबई बम कांड के जो आरोपी थे, बम ब्लास्ट के जो आरोपी थे, उनके साथ नवाब मलिक के संबंध रहे। दाऊद इब्राहिम के लोगों को नवाब मलिक ने अपने यहाँ रखा है। दाऊद इब्राहिम बंबई में प्रॉपर्टी हैंडल करने वाला नवाब मलिक है। नवाब मलिक दुबई में और पाकिस्तान गया था इसका बेटा, तो दाऊद इब्राहिम के लोगों से मिला हुआ था। जो दाऊद इब्राहिम एलिगेशंस हैं इनके ऊपर, नहीं प्रूव भी है। दाऊद इब्राहिम की जो बहन कास्कर बंबई में जो प्रॉपर्टी है, वो नवाब मलिक प्रॉपर्टी के पार्टनर है आपस के अंदर। तो ये सब चीजों को लेकर मुझे लग रहा है कि आरोप लगे हैं। बीजेपी बड़े मतलब कमजोर विकेट पे है इस पर। लास्ट कमेंट। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सुंदर अवसर आया है। साथ ले लिया था, चुनाव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव ने ये बता दिया है कि एकनाथ शिंदे उनके लिए बहुत बहुमूल्य है, अमूल्य है। लेकिन अजीत पवार उनके लिए, आप जब पानी उफन आया हो, जब अच्छी तैराकी की जरूरत हो, तो उसी वक्त आपका साथी एक को तैरने की बजाय आपका पांव पकड़ ले। अजीत पवार वो है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक तौर पर ईश्वर ने उनको एक अवसर दे दिया है, जो कि यहाँ तार काट दो। ये क्योंकि आप सीधे नहीं कह सकते ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम नहीं लड़ेंगे साथ में। अब ये एक ऐसा विषय है जिसको भारतीय जनता पार्टी अभी सीधे जवाब नहीं देगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, स्टैंड है आपका, भाजपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं हमारा स्टैंड रिटेन में है, वो बच नहीं रहे हैं, वो आगे के लिए अपनी जमीन तैयार करके रख रहे हैं। अब जाहिर है अजीत पवार से पीछा छुड़ाना चाहती है, ये क्लियर है। मैं फिर कह रहा हूं, पीछा छुड़ाना चाहती तो अब तक छुड़ा लेती, लेकिन वो तो मतलब साथ में रखा हुआ उप मुख्यमंत्री बनाया है, वित्त मंत्री बनाया है। मैं कह रहा हूं अवसर मिला है। ठीक है, 24 के जो बड़े सबक हैं उसमें अजीत पवार जी सबसे बड़ा चेहरा, और महाराष्ट्र में चुनाव है अभी, तो अवसर है। मैं तो इस तरह से देख रहा हूं, अवसर का उपयोग करना। अवसर को वो एक्सक्यूज के तौर पे काम में ले सकते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ। हाँ, वो ठीक बात है। अब ये भी बीजेपी को सोचना है कि भाई ये व्यक्ति उनके काम के हैं, अब यार नहीं। और राजनीति में तो हर आदमी डिस्पोजेबल होता है, और हर आदमी जो है बहुत बहुमूल्य भी हो जाता है।